तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग CUET 2024 की तैयारी और फिजिक्स का ये है आपका पहला लेक्चर। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अब इतने टाइम के अंदर ही मैं आपको वो सारी चीजें करवाने वाला हूं जो आपको जरूरत है इस बार के CUET एग्जाम के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए। बाकी स्ट्रेटेजी और बाकी सारे वीडियोस तो आपको मिलते चले जाएंगे। आज अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 112 का। और यहां पर अगर अपन लोग देखें तो बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक मैंने यहां पर उठाया है और उस टॉपिक के अंदर जो एमसीक्यूज बन सकते थे वो सारे के सारे एमसीक्यूज इस 15 से 20 मिनट के अंदर अपन लोग खत्म करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर चैप्टर का एक एनालिसिस भी दूंगा कि प्रीवियस ईयर में यहां से हमसे क्या पूछा गया है और इस साल यहां पर क्या पूछा जा सकता है, कितने मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करें यहां पर। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक चीज और क्लियर कर दूं दोस्तों, आपके रिस्पांस पर सब कुछ डिपेंडेंट है। तो इसीलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए कि CUET में लोगों को कोर्सेज परचेस करने की जरूरत नहीं है। यहां एक रैंक प्लस का प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी एजुकेशन YouTube पर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। मस्त मस्त हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स से पढ़िए। अभी आप देख ही रहे होंगे बाकी सारे टीचर्स के वीडियोस भी, मस्ती के साथ पढ़िए और अपने फेवरेट कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखो भाई, प्रीवियस ईयर में अगर अपन बात करें तो यहां से प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं देखूं तो अगर 2 से 3 क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि 10 to 15 मार्क्स। और जब हम लोग साइंस वाले प्रिपरेशन की बातें कर रहे होते हैं उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड यही है। अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखें, वैसे तो अपन देखो CUET का सिलेबस देखेंगे, बट अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखें तो अपने पास 14 चैप्टर्स थे। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से हमारे पास 3 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं इस बार भी। मतलब कि अगर अपन देखें यहां पर 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो कितना लेकर जाएंगे, वो अपन को देकर जाएंगे 15 मार्क्स। तो इस बार के लिए 15 मार्क पक्के करने जा रहे हैं अपन लोग अब आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। चलिए, ये बात तो रही अपनी पहली। अब अपन बात करते हैं कि अपन पढ़ने वाले क्या है। तो बहुत आराम से कूलम्स लॉ को समझेंगे। अब आप कहेंगे बाबा जी चार्ज के बारे में बात करिए। देखिए भाई, हमको टू द पॉइंट बातें करनी है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं 12th। अब हमें यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो CUET की रिक्वायरमेंट है और वो भी हमें स्मार्टली वही चीजें ज्यादा जोर के साथ पढ़नी है, ज्यादा फोकस के साथ पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। तो अगर अपन देखें यहां पर तो सबसे पहले अपने पास है कूलम्स लॉ। तो कूलम साहब ने क्या कहा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस का मतलब छोटा नहीं होता, पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है 2 चार्जेस जिनके बीच की डिस्टेंस उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, उसे बोलेंगे पॉइंट। अर्थ, सन अगर अपन देखा जाए इनकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, इसीलिए अपन इनको पॉइंट मास मान सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस बिल्डिंग को देखूं बहुत बड़ी है यार मेरे लिए, मगर अगर एयरप्लेन से देखूंगा सी दिखेगी, डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई, तो मैं इसको पॉइंट मान लूंगा। तो पॉइंट चार्ज अगर मेरे पास 2 हैं और वो r डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स हमें कूलम साहब ने कहा कि वो हो जाएगा K Q1 Q2 by R square. That force is directly proportional to the product of the two charges, magnitude of two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. जब proportionality हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता था K, वो याद करो, साले साहब हैं ये, शादी के बाद दहेज में आते हैं। वैसे ही proportionality हटती है तो यहां पर अपने पास K आ जाता है। अब ये K जो है, अगर मैं SI सिस्टम में चला जाऊं तो SI सिस्टम में जाने पर ये K की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ और यूनिट के साथ अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है जब एयर है। अगर मीडियम आएगा तो यहां पर ये जो K है इसकी एक्चुअल वैल्यू ये आती है 1/4πε0। अगर मीडियम आ जाता है तो यहां पर आ जाता है εr। इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ε0 को अपन कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इनकी वैल्यूज जैसे जरूरत ही नहीं है, अपन वो 12th क्लास वाली बातें नहीं कर रहे हैं, यहां अपन CUET के लिए बातें कर रहे हैं और ये मुझे पता है, बस इससे ज्यादा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो मेरा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। अगर मैं SI सिस्टम में चला जाऊं, अगर मैं CGS सिस्टम में चला जाऊं तो CGS सिस्टम में K की जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आ जाती है 1, यानी कि मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और K हो चुका है 1। अब यहां पर आप कहेंगे कि बाबा जी आप बहुत बिल्कुल बेसिक की बातें कर रहे हो हमारे साथ,
एक्चुअली में दोस्तों सीयूईटी के लिए हमें उसी की जरूरत है। बहुत भारी भरकम कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टाइम इंटरवल कम है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। याद है कितने क्वेश्चंस करने हैं हमको? 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, और उन 40 क्वेश्चंस को भी करने का टाइम हमारे पास कितना है? 1 घंटा। मतलब 60 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, और अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दूंगा तो कैसे काम चलने वाला है? इसलिए हमको बहुत ज्यादा हायर लेवल की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम इस टाइम इंटरवल के अंदर जो हमारे पास अब टाइम बचा है, इस टाइम में भी हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिजिक्स में 20 डेज प्लेज में हमने बिल्कुल झंडे गाड़े हैं कि नहीं गाड़े हैं, ऐसे यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की बेसिक कहानी थी। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक चीज और ऐड करूं तो यहां पर मेरे पास कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी आता है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? वेक्टर फॉर्म मुझसे ये कहता है कि भाई अगर मैं यहां पर फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखूं तो कूलम्स लॉ का जो फोर्स है, ये फोर्स है सेंट्रल फोर्स, मतलब लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के अलोंग लगता है। तो यहां पर अपने पास इसका जो फॉर्मूला एसआई सिस्टम में अगर मैं देखूं तो क्या निकल के आता है? यह आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इसमें मैं R12 R21 के झोल में फंस सकता हूं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप किसी भी वेक्टर को लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? मैग्नीट्यूड, ये चीज हो गई मैग्नीट्यूड, और साथ में आप क्या लेकर आओगे? डायरेक्शन। अब ये मेरे पास आर कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ये बताता है अपन को डायरेक्शन। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनके लिए बहुत टफ हो गई ये चीजें, तो उनके लिए बिल्कुल आसान चीजें। तुम लोग कहोगे इतनी आसानी से समझ में आ रहा है, इतनी आसानी से ही पेपर में तुम क्वेश्चन को भी कर पाओगे, 100% गारंटी है मेरी। मैं यहां पर बहुत फ्लोरी लैंग्वेज और बहुत सारे डायग्राम बना हुए, तुमको लगता होगा बाबा जी इतना आसान क्यों कर रहे हो? भाई उतने डायग्राम की जरूरत ही नहीं है ना। जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मेरे को सामने दिख रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं तो यूनिट वेक्टर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और आर कैप क्यों? क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दो मेरे पास चार्जेस हैं, ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, तो ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा इस लाइन के अलोंग, और इस लाइन की जो डायरेक्शन मुझे बताने वाला है वो है यूनिट वेक्टर आर कैप। अब अगर अपन देखें तो ये हो गया वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड को अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो मैंने आर कैप को यहां रिप्लेस कर दिया। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है दोस्तों कि अगर वेक्टर फॉर्म में आए तो ये करना कि आर कैप, अगर ऊपर तुम्हारे पास आर कैप लिखा हुआ है तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, मगर अगर ऊपर आर कैप की जगह पर आर वेक्टर अपॉन आर, मतलब कि नीचे एक आर क्यूब हो जाएगा। आर स्क्वायर पहले से ही था, और आर कैप की जगह लिख दिया आर वेक्टर अपॉन आर, तो एक आर यहां आ जाएगा, तो ये आर क्यूब। तो अगर ऊपर आर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब है, और अगर ऊपर आर कैप है तो नीचे आर स्क्वायर है। बस अगर इतना ही ध्यान रख लिया तो वेक्टर फॉर्म की तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सॉल्व, प्रॉब्लम खत्म। अब अपन को कूलम्स लॉ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस के साथ कुछ कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा और प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। देखो, what happened to the force acting between the charged particle if the distance between the charged particle is half? सिंपल क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। उसने क्या बोला? दो चार्ज पार्टिकल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा, और अगर नहीं निकाला है तो मुझसे पहले तो निकालने वाले हो, क्योंकि बेसिक अपन अब सीख चुके हैं। सो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक चार्ज है, ये मेरे पास दूसरा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। उसने कहा कि डिस्टेंस को, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाफ। भाई मेरे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है तो भाई, क्योंकि चार्जेस तो बदल नहीं रहे ना भाई, चार्जेस Q1 Q2 तो वही है, बदल क्या रहा है? बदल रहा है इनके बीच का डिस्टेंस। तो मैं ये कहूंगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या प्रोपोर्शनलिटी से, F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। पुराना वाला फोर्स अगर अपने पास F है, कितना दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा, बस बोल रखा है F है, मान लिया। नया वाला फोर्स F2 है, नई वाली डिस्टेंस R/2 है, आधी हो गई, हाफ कर दिया गया डिस्टेंस को। पुरानी वाली डिस्टेंस R थी, ये R का स्क्वायर, R से R कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहां पर क्या आ गया दोस्तों? F अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 1/4। क्यों? क्योंकि R से R कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर, ये 4 इधर आ जाएगा, F2 उधर चला जाएगा, F2 की वैल्यू हो जाएगी 4F। मतलब कि अगर आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। आंसर इज it reduces by 1/4, it becomes half, it gets double, it increases by 4 times. So the correct answer is अल्लू अर्जुन। वैसे आ रही है ना कोई सी मूवी, पुष्पा 2 आ रही है शायद, कब आ रही है?
अभी टीजर आने वाला है उसका मई में, इतना बस पता है मुझे। चलो आगे, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल? भैया पार्टिकल पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं अपने सीयूईटी में। आके पेपर बोलोगे बाबा जी यही तो करा था अपन ने, पेपर में आ गया जैसा बोर्ड में बोला था। तो ये 1 कूलम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अरे भाई दुनिया में सबसे छोटा फ्री चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आंसर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड दैट इज बी बॉल। बल्लू, बल्लू इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 9 न्यूटन। अगर मैं देखूं तो ये मुझे दे रखा है एक फोर्स। अच्छा, व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल? डिस्टेंस को आपने कर दिया है डबल दोस्तों, एंड बोथ द चार्जेस आर इंक्रीज टू √2 टाइम्स। चार्जेस को √2 टाइम्स बढ़ा दिया और डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया। अब नया फोर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर अपन देखें यहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? K कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। सो अगर मैं यहां पर देखूं तो पहले वाले केस में जब 9 न्यूटन फोर्स है तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। बट जब मेरे पास यहां पर डिस्टेंस हो गई है डबल और जो चार्जेस है वो √2 टाइम्स हो गए, तो नया चार्ज Q1 की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे आप? √2 Q1। Q2 की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे? √2 Q2। और R की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे? ट्वाइस ऑफ R। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गई। अब यहां पर समझाते टाइम तो मैं ये सब चीजें लिख रहा हूं, मगर आपके दिमाग में चलना चाहिए एग्जाम टाइम में। तो अगर अपन यहां पर देखें तो मेरे पास जो नया फोर्स आने वाला है वो हो जाएगा K कांस्टेंट साले साहब। Q1 की जगह पे √2 Q1, Q2 की जगह पे √2 Q2, R की जगह पे 2R। ये लीजिए। अब अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो मेरे पास नया फोर्स क्या आ रहा है दोस्तों? K Q1 इंटू Q2, √2 इंटू √2 बिकम्स 2 एंड 2R का स्क्वायर इज 4R²। क्या ये चीज आपके पास है पहले से ही? K Q1 Q2 बाय R² की वैल्यू क्या दे रखी थी? 9 न्यूटन पुराना वाला है, यहां पर रिप्लेस कर दो। ये 2 से 4 कैंसिल, बचेगा कितना अपने पास दोस्तों? 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5 न्यूटन। बहुत बढ़िया आंसर है आपका इस बार का भी बल्लू, यानी कि बी फॉर बॉल अपना आंसर था। मगर ध्यान ये रखना, तुमको समझाने के लिए तो मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं, बट एग्जाम में ये चीजों को अपन को इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यू है, ये बोर्ड नहीं है। अपनी आदत बदल लो, आपके अपने आप मार्क्स बदल जाएंगे दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। Two charges Q1 and Q2 exert some amount of force on each other. What will happen on the force if another charge Q3 is brought close to them? ठीक है। अब मुझसे नेट फोर्स के बारे में बोला गया। क्या कहा गया? एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। ठीक है, ओके। What will happen to the force on Q1 if another charge Q3, अगर एक Q3 को मैं Q1 के पास में लेकर आऊं, ये एक्सटर्नल एजेंट है, ये दोनों ठीक बढ़िया चल रही थी दोस्ती यारी, अच्छी खासी थी। बीच में ये तीसरा पिक्चर में आ गया। अब जब तीसरा पिक्चर में आएगा, समझ रहे हो ना तुम लोग, तो अगर तीसरा पिक्चर में आएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ ज़्यादा मोहब्बत बढ़ सकती है, मतलब इस डायरेक्शन में हो जाए, रिपेल कर दे, इसको अट्रैक्ट कर दे, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, अगर मैं ये कहता कि Q2 से Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं कि बाजू में कौन है। Q2 और Q1 के बीच का जो फोर्स था, जो एक दूसरे पर लगा रहे थे, वो तो सेम है। मगर अभी उन्होंने अपन से कहा कि Q1 पर नेट फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो गौर से, अगर ये यहां पर मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, तो ये इसको रिपेल करेगा। पहले सिर्फ इतना ही फोर्स था, अब ये भी इसको रिपेल कर रहा है। दोनों फोर्सेस अपोजिट है, कम हो जाएगा नेट फोर्स। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। भाई दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो और बढ़ जाएगा फोर्स। तो ये जो है फोर्स Q1 के ऊपर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। डिपेंड किस पर करेगा? डिपेंड करेगा कि भैया ये जो चार्ज है Q3 वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हो सकता है ये पोजीशन की जगह कोई और पोजीशन में Q3 रखा होता, किसी और एंगल पे रखा होता, बट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द साइन। उसको सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्या एंगल आने वाला है, तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है अपने पास? डॉली। चलिए अगला,
According to Coulomb's law, force between two charges is K Q1 Q2 by R square. What will happen if one of the charge is zero? Okay, ऑब्जेक्ट को हटाया नहीं है, चार्ज को जीरो किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में इस पे गलत आंसर लगाएंगे। कारण क्या है, ये Q1 है और ये Q2 है। मान लेते हैं भाई Q1 Q2 है, हाँ ठीक है भाई, सेम होंगे तो रिपेल कर रहे होंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई क्या नहीं? अगर ये बात आपके समझ में आ गई है, अब मैंने यहां पर क्या करा, मैंने Q2 को कर दिया गया है जीरो। Q2 चार्ज अब गायब है, मगर अगर Q2 चार्ज नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे चार्ज से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, न्यूट्रल बॉडी को तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना था कि नो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जगह पर आंसर क्या लगाना चाहिए था, ऑलवेज अट्रैक्शन। क्योंकि अगर किसी का चार्ज जीरो हो गया तो वो न्यूट्रल बन गया है, और न्यूट्रल बन गया है तो वो तो हमेशा ही अट्रैक्ट होगा, कभी भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं रिपल्शन की, बिकॉज रिपल्शन इज द कंफर्मेशन चार्ज। यस और नो? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, JEE ने भी पूछ लिया है, अपन से पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्या है इसमें बुराई। चलिए अपन देख लेते हैं फोर्स को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस मांगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F। अब ये तो एक कांस्टेंट है, m0 l0 t0। ओके, अगर अपन देखें चार्ज का क्या होता है, AT, डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से निकाला, यहां से निकाला, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल्स टू IT, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया AT। अब ये हो गया AT, ये भी हो गया AT, ये अपने पास डिस्टेंस है L, इसका स्क्वायर हो गया। फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस 2, 11th के पुराने पाप, ठीक, धो लेंगे, चिंता मत करो। चलो अब अगर देखो तो ये हो गया A स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहां क्या हो गया M L 3 T माइनस 2। अगर इसको ऊपर लेकर जाएं तो M माइनस 1 L माइनस 3 T 4, क्योंकि माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2, और A हो गया अपने पास प्लस 2। सो 1 3 4 2, M माइनस 1 L माइनस 3 T 4 A स्क्वायर। A की जगह इन्होंने I लिख रखा है ऑप्शन में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, I लिख देंगे, है ना। सो अपने पास 1 3 4 2, आगे वाले दोनों माइनस, पीछे वाले दोनों प्लस, यानी अल्लू इज द करेक्ट आंसर। और यू कैन से वेरी सिंपली। अच्छा, यहां पर अब एक बात को मैं तुमसे पॉइंट आउट करूंगा, वो ये है दोस्तों कि गलती से भी ये गलती मत करो पूरा सॉल्व करने की। अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई यहां पर मेरे पास m की पावर या l की पावर क्या आ रही है, ऑप्शन देखो गौर से, m की और l की पावर तो बिल्कुल ही सेम चल रही है, सिर्फ t की पावर में चेंजेस दिख रहे हैं अपन को, और a जो फाइनली a दिख रहा है उसकी पावर में चेंजेस दिख रहे हैं। तो अपन बाकी दोनों कैलकुलेट कर लो ना, अपन को तो टाइम बचाना है, और यही तो एक टॉपर करेगा। चलिए खैर, तो ये आपने सीखा। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसी तरह से अपना प्यार बनाकर रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका रिस्पांस ये डिसाइड करेगा कि आगे आपको और क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। यकीन मानिए, आपसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, आपका हमें सिलेक्शन चाहिए, और 101% अगर आप अब अगले महीने तक इसको फॉलो करते हैं तो आपका CUET का स्कोर बहुत बहुत बढ़ने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, ड्रीम कॉलेज की तैयारी आज से शुरू होती है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।